अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 12। उसकी रहनुमाई में मेरा सफ़र शुरू हो चुका था। तकरीबन 1 घंटा चलते रहने के बाद छिदरे दरख्तों का सिलसिला शुरू हुआ और तब मुझे मालूम हुआ कि आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था। छिदरे दरख्तों का सिलसिला जैसे ही ख़त्म हुआ और हम एक पगडंडी पर आ चुके थे जिसके दोनों तरफ कहीं झाड़ियाँ, कहीं जौहड़ और कहीं इक्का दुक्का दरख्त थे। अब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं उसके बराबर ही चलने लगी। 1-2 बार हमने खाली खाली नज़रों से एक दूसरे की तरफ गौर से देखा, फिर अपने अपने ध्यान में दोबारा से चलने लगे। बज़ाहिर वो किसी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन न जाने क्यों बड़ा चौकन्ना और गिरदोपेश से बाखबर मालूम होता था। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान होगी। रंगत तांबे जैसी लगती थी, आंखें भूरी और धुंधली धुंधली सी चांदनी में भी बला की चमकीली नजर आती थी। वो मटियाले से रंग की एक खुरदरी चुस्त पतलून और बंद गले का चमड़े का कोट पहने हुए था। एक हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने महज सकूत तोड़ने के लिए पूछा। उसने गर्दन घुमाकर यूं मेरी तरफ देखा जैसे मेरा सवाल उसे निहायत अहमकाना लगा हो। फिर मध्यम आवाज़ में कहा, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ वहीं जाते हैं। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से बोला, यहाँ से तकरीबन 1 कोस के फासले पर तनोली रियासत का गांव गढ़ी मेहराब है। उससे तकरीबन 1 फरलांग पहले वो मकान आता है जहां मैं ठहरा हुआ हूँ। इससे पहले कि तुम मज़ीद सवालात करो, मैं तुम्हें खुद ही बता दूं। मेरा नाम शौकत मोहसिन है और मैं असल में कलकत्ता का रहने वाला हूँ। एक आदमखोर शेरनी का चर्चा सुनकर तकरीबन 1 माह पहले यहाँ आया था। तब से अब तक मेरा ख्याल है कि मैं जंगल के सारे जानवरों को मार चुका हूँ सिवाय उस शेरनी के। पहले तो मुझे उसके वजूद का यकीन ही नहीं आता था, क्योंकि इस इलाके में शेर नहीं पाए जाते, लेकिन ये शेरनी तुम्हारी तरह ना जाने कहाँ से भटकती हुई आ निकली। बहरहाल अब मुझे उसके वजूद का यकीन आ गया है, क्योंकि परसों मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देख लिया और मेरी गोली से शायद उसकी एक पिछली टांग भी जख्मी हुई थी, लेकिन इसके बाद ही वो कहीं अचानक से गायब हो गई। कोई सुराग नहीं मिल सका था उसका। अब मैं भी कुछ मायूस हो चुका था। ये भी मुमकिन है कि वो शायद ज़्यादा ज़ख्मी हो गई हो और किसी खो में पड़ी मौत का इंतज़ार करती हो। उसका अंदाज़े गुफ्तगू खासा शगुफ्ता और दोस्ताना था, लेकिन उसका आखिरी जुमला न जाने क्यों मुझे तकलीफ दे महसूस हुआ। तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? मैंने फ़ौरन पूछा। उसने एक बार फिर मेरी तरफ यूं देखा गोया उसे ऐसे अहमकाना सवाल की कतन तवक्को ना हो। इसलिए कि मैं एक शिकारी हूँ। एक गहरी सांस लेकर उसने गोया समझाते हुए कहा, शौकिया शिकारी। गो कि मैं कोई नवाबजादा नहीं हूँ, लेकिन बस इस शौक में पड़ गया, और इससे पहले मैंने कोई शेर या शेरनी कभी नहीं मारी थी। वैसे बेहतर होता कि तुम मुझसे ये सवाल करने के बजाय उस शेरनी को ढूंढ कर उससे ज़रूर पूछती कि वो गढ़ी मेहराब के तमाम लकड़हारों को हड़प करने पर क्यों तुली हुई है। फिर तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाता। फिर उसने चलते चलते बंदूक कंधे से लटकाकर एक लम्हे के लिए हैट उठाकर सर खुजाना चाहा। तब मैंने देखा कि उसके बाल भूरे और लंबे थे और खिलंडरे लड़कों की तरह बेतरतीबी से बिखरे हुए नजर आते थे। उसने हैट दोबारा सर पर रखकर गहरी गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखना चाहा। फिर रास्ते की तरफ मुतवज्जो होते हुए एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद अचानक पूछा, तुम पागल तो नहीं हो? मैं उसका सवाल समझ नहीं सकी थी। उसने ये सवाल संजीदगी से पूछा था या फिर मजाक था? ये भी उसके मखसूस अंदाज़े गुफ्तगू का एक हिस्सा ही था, इसलिए मेरी समझ में नहीं आया था। तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैंने दोबारा उससे सवाल किया। वैसे ही एहतियातन पूछता हूँ, और क्या? उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। फिर अपनी घनी मूँछों को बल देते हुए कहा, दरअसल मुझे पागल औरतों से बहुत डर लगता है। मैं पागल नहीं हूँ, याद रखो तुम। मैंने आहिस्ता से कहा। अलबत्ता कुछ अरसा और मुझे फरार का मौका ना मिलता ना, तो मैं ज़रूर पागल हो जाती और शायद मर भी जाती। हम हिंदुस्तानी बहुत पसमानदा हैं, उसने मध्यम सी आवाज़ में कहा, गोया अपने आप से कहता हो। हमारे यहाँ औरत पर भी बहुत जुल्म होता है।
तुम्हारी हालत देखकर मुझे यकीन नहीं आता कि तुम ऐसी जगह से आई हो जहाँ से इंसानों का भी कभी गुजर हुआ हो। मैंने कोई जवाब न दिया। फिलहाल मैं इस मकाम और इन तमाम हालात का जायज़ा ले रही थी और उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी। अलबत्ता वो तमाम हालात जो पहले गुजर चुके थे वो जहन में मौजूद थे, और अगर मैं वो तमाम हालात और वाक़यात दोबारा से याद करती या जहन में लाती तो यहीं पर शायद मैं फूट फूट कर रोना शुरू कर देती। इसीलिए मैंने कुछ ना बताया। अब हम दोनों खामोशी से चलते रहे। एक मोड़ पर आकर उसने पगडंडी छोड़ दी और दाएं हाथ को चल पड़ा। अब हम एक रेतीले मैदान में चल पड़े। हवा साकित थी और गालिबन ओस पड़ रही थी। जख्मी पैरों तले नर्म नर्म खुश्क और नम आलूद मिट्टी का लम्स मुझे अच्छा महसूस होने लगा था। काफ़ी देर मैदान में चलते रहने के बाद जैसे अचानक ही हम दरख्तों के एक झुंड के करीब पहुंच गए। इस झुंड के दरमियान एक नीम पुख्ता मकान की चारदीवारी हमें नजर आ रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर शौकत मोहसिन ने दस्तक दे दी। तीसरी दस्तक के बाद अंदर आहट सुनाई दी और गुनूदगी से बोझल मर्दाना आवाज में पूछा गया, कौन है? तेरे वालिद बुजुर्गवार। शौकत ने बाआवाज़े बुलंद कहा, जल्दी से दरवाज़ा खोल, जल्दी कर। कुंडी गिरने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलने वाला वास्केट और धोती में मलबूस गठे हुए जिस्म का एक उधेड़ उम्र सांवला सा आदमी था। खिचड़ी सी दाढ़ी, चुंधी हुई आंखें, मोटे मोटे होंठ, मगर उसके चेहरे पर मासूमियत का परतव ज़्यादा नजर आता था। वो एक हाथ में लालटेन और दूसरे में लाठी उठाए हुए खड़ा था। शेरनी मार ली साहब? दरवाज़ा खोलते ही उसने फौरन सवाल किया और उसी लम्हे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हट गया। तेरी रूह क्यों फना हो गई नजरू? ये शेरनी तो नहीं है, फिर तू डरता क्यों है? शौकत ने उसे एक तरफ हटाया और मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गया। नजरू सर झुकाए पीछे चला आ रहा था। सहन उबूर करके हम एक वसी कमरे में दाखिल हुए जहां ताक में एक ऊंचा सा केरोसिन लैंप रोशन था। दरवाजे के साथ एक लंबे चौड़े दीवान पर बिस्तर लगा हुआ था। वस्त में एक गोल तिपाई के गिर्द मोटे मोटे तख्तों से बनी हुई चंद कुर्सियां पड़ी थीं। नजरू, शौकत ने मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, जल्दी से कुएं से पानी निकालकर बाल्टियां भर और इस दुखियारी लड़की के नहाने धोने का कोई बंदोबस्त कर। पहनने के लिए इसे मेरी शबखाबी के कपड़ों में से कोई लिबास दे दे और फिर इसके लिए खाने और चाय का बंदोबस्त कर दे, जल्दी। नजरू सादतमंदी से सर हिलाता बाहर चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब मैं गुसल खाने से बाहर निकली तो ढीली ढाली मगर साफ सुथरी बुशर्ट और पजामे में मुझे अपना वजूद रुई के गाले की तरह सुबक सुबक सा महसूस होता था। कुएं का पानी निहायत फरहत बख्श था और खुशबूदार साबुन के ढेरों झाग के साथ मेरे जिस्म से चिमटी हुई मुद्दतों की गलाजत शायद बह गई थी। नजरू ने मुझे एक दूसरे कमरे में पहुंचा दिया जिसका फर्श कच्चा मगर साफ सुथरा बना था। एक तरफ बड़ी सी चरपाई रखी थी जिस पर सलीके से बिस्तर लगा हुआ था। आप कंघी वगैरह कर लें बीबी जी, मैं इतनी देर में खाना लगाता हूँ। नजरू ने एक दीवार की तरफ इशारा किया जिस पर एक लंबा सा आईना आवेजा था और करीब ही एक ताक में कंघा रखा हुआ नजर आता था। मुद्दतों बाद मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी। मुझे नहीं मालूम था कि कुछ देर पहले तक मैं कैसी लग रही थी। फिर भी अपना आप मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी मुसव्विर ने अपनी भुली बसरी कटी फटी गर्द आलूद तस्वीर को झाड़ पोंछ कर नए रंगों से उसके खदोखाल असरे नो उभार दिए हों। कंघी करने के बाद बालों का जूड़ा बनाकर मैं वापस पलटी तो शौकत को दरवाजे में खड़ा पाया। वो कपड़े बदल चुका था और कुर्ते पजामे में पहले से ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आता था। पुख्ता और जहांदीदा आदमी। उसकी आंखों में महवियत भी थी और बेयकीनी भी। ये तुम ही हो? क्या नाम बताया था तुमने अपना? उसने तेज़ी से पलके झपकाते हुए कहा, अजीज़ा। मैंने सर झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ अजीज़ा, तुम्हारी तो जून ही बदल गई। उसने चौखट पर हाथ रखते हुए कहा। अब मैं खामोश खड़ी रही। दफतन उसके पीछे नजरू नमूदार हुआ। मैंने बड़े कमरे में खाना लगा दिया है बीबी जी, उसने इत्तला दी। शौकत के पीछे पीछे चलती मैं दोबारा उसी कमरे में जा पहुंची जहां कुर्सियां वगैरह पड़ी थी। तिपाई पर एक डिश में भुना गोश्त और चुंगेर में बड़ी बड़ी रोटियां रखी गई थी। मैंने हद्दुल इम्कान सब्र और शाइस्तगी से खाना खाने की कोशिश की, लेकिन अपने नदीदेपन पर
मैं बिल्कुल काबू न रख सकी। शौकत बाहर जाने से पहले खाना खा चुका था। अब सिर्फ चाय की चुस्कियां लेते हुए मुझे बहुत दिलचस्पी से खाना खाते हुए देख रहा था। खाने और चाय से फारिग होने के बाद एक अजीब सरूर आमेज गुनूदगी मुझ पर तारी होने लगी थी, जैसे एक मुद्दत तक सहराओं में आबला पा सफ़र करने के बाद कोई मुसाफिर यकलख्त आसूदगियों के नखलिस्तान में पहुंचकर ऊँघने लगे। शौकत की आवाज़ ने जैसे मुझे चौंका दिया। अब तुम उसी छोटे कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, बाकी बातें कल होंगी, वो कह रहा था। पैरों में शौकत की ढीली ढाली चप्पल को घसीटती मैं छोटे कमरे में आ गई और कुंडी लगाकर बिस्तर पर ढेर हो गई। आम सा बिस्तर उस वक्त मुझे फूलों की सेज से ज़्यादा आरामदेह और मखमल के गद्दों से ज़्यादा दबीज महसूस हो रहा था। सबसे ज़्यादा फरहत मुझे इस बात में महसूस हो रही थी कि उस पर मैं टांगे पूरी तरह पसार कर लेट सकती थी। इस लज्जत और फरहत का अंदाज़ा वही बदनसीब कर सकता है जो 2 साल तक सर्द पथरीले फर्श पर 4 फुट से भी कम जगह में सुकड़ सिमट कर सोता रहा हो। चंद लम्हे बाद मैं दुनिया और माफिया से बेखबर गहरी नींद में डूब गई। अगले रोज़ मैं कमरे से बाहर निकली तो वसी सहन में तेज़ चमकीली धूप फैली हुई थी। चंद लम्हे तक तो इस धूप में मेरी आंखें खुल ही ना सकीं। फिर जब तक आंखें मानूस हुईं तो मैंने देखा नजरू एक गोशे में छप्पर तले बैठा चूल्हे पर दूध गर्म कर रहा था। ये गोशा गालिबन मकान का बावर्ची खाना था। नजरू ने बताया कि साहब चंद आदमियों के साथ जंगल की तरफ चले गए हैं। अलबत्ता वो उसे एक काम कहकर गए थे जो उसने कर दिया है। क्या काम नजरू? मैंने पूछा। साहब कहकर गए थे कि मैं आपके लिए एक जोड़े कपड़े का बंदोबस्त कर दूं। उसने पतीली चूल्हे से उतारते हुए जवाब दिया, वो मैं गांव से ले आया हूँ। वो उठकर बड़े कमरे की तरफ चला गया और चंद लम्हे बाद खद्दर का थैला उठाए बाहर निकल आया। इसमें 2 जनाना जोड़े हैं जनाब। उसने थैला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हैं तो थोड़े से इस्तेमाल शुदा लेकिन अच्छी हालत में हैं और मेरा ख्याल है कि आपको पूरे भी आ जाएंगे। मैंने कपड़े थैले से निकालकर गौर से देखे। फूलदार रेशमी शलवार कमीज मैं देखकर हैरान रह गई। एक दुपट्टा और नई जनाना चप्पलें भी इसमें मौजूद थी। नहा धोकर मैंने उनमें से एक जोड़ा पहन लिया। उनमें अगर कोई खामी थी तो वो भी मुझे उस वक्त कोई खास महसूस ना होती थी। मैंने तो गोया एक नया जन्म लिया था और हर चीज़ ही मेरे लिए किसी नेमत से कम ना थी। नाश्ता करके जो दरअसल दोपहर का खाना था, मैं एक बार फिर सो गई। न जाने क्यों मुझे बेतहाशा नींद आ रही थी। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो शाम के साए गहरे हो रहे थे। सहन में मुझे कोई नज़र न आया तो मैं बड़े कमरे की तरफ को चली गई और देखा शौकत मोहसिन बोतल को सामने रखे जाम संभाल चुका था। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। मुझे देखते ही जोशीले अंदाज में उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे कदम तो बहुत मुबारक हैं, वो तकरीबन चिल्ला उठा। आज मैंने शेरनी मार ही ली। बड़ा हंगामा रहा भाई। तस्वीरें खींची, गांव में बाकायदा मेरा जुलूस निकाला गया, मुझे हार पहनाए गए। यहाँ भी लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं। नंबरदार भी मेरे साथ ही आया था, अभी गया है। लाश कहाँ पर है? मैंने उससे सवाल किया। खाल मैंने उतार कर महफूज कर ली है। लाश नाजिम जंगलात को भेज दी गई है। वहाँ से बाकायदा रिपोर्ट तैयार होकर कलेक्टर साहब को चली जाएगी। उसने बड़े मसरूर और मखमूर लहजे में मुझे बताया। फिर चौंकते हुए बोला, अरे तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो ना, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। उसने ग्लास में बची हुई शराब एक ही घूंट में हलक में उंडेली और दूसरा जाम तैयार करना शुरू कर दिया था। मैं बैठ गई तो उसने मेरा सर तापा जायज़ा लिया और जब उसका जोशो खरोश ज़रा कुछ कम हुआ तो ज़रा ठहरे ठहरे लहजे में बोला, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है अब? मैं तो शायद परसों तक यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। मेरा दिल डूब गया। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने बमुश्किल सवाल किया। यहाँ से तो घर जाऊँगा, चंद दिन आराम करके आइंदा का प्रोग्राम बनाऊँगा, उसने जवाब दिया। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। मैं उसे क्या बताती कि मेरा क्या प्रोग्राम है? अभी तो मैं आज़ादी के एहसास से पूरी तरह लुत्फ अंदोज भी न हुई थी। तुम्हारा कोई ऐसा अजीज रिश्तेदार नहीं है जिसके पास तुम जाना चाहो? चंद छोटे छोटे घूंट भरने के बाद उसने मुझसे सवाल किया। मैंने खामोशी से नफ़ी में सर हिला दिया। अजीज़ा, दफातन उसने सरगोशी सी की। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। मेरे बस में होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन मसला ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 तो बहुत ज़्यादा सियाने हो चुके हैं और मेरी बीवी
बड़े फन्ने खान की बेटी है। वो ये तो बर्दाश्त कर सकती है कि मुझे कोई आदम खोर शेर खा जाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अगर तुम शादीशुदा हो तो हालात खा कितने ही मुवाफिक होते, मैं कभी तुमसे शादी ना करती, मैंने मध्यम लहजे में कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसी लम्हे उसने बेताबी से हाथ हिलाकर मुझे बैठने का इशारा किया। ठहरो ठहरो, मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो, शायद मेरे जहन में कोई तदबीर आ जाए। मैं बैठ गई। वो जाम पर जाम खाली करने लगा और यकटुक मुझे देखता चला जा रहा था। उसकी तांबे की सी रंगत कुछ और ज्यादा गहरी हो गई थी और आंखों में सुर्खी बढ़ती चली जा रही थी। मैं मुंतजिर नजरों से उसकी तरफ देखती रही। बहुत सारा वक्त गुजर गया। बोतल आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी, लेकिन उसका सकूत ना टूटा। उसकी आंखों में फैले सिमटे साए बताते थे कि उसके अंदर न जाने किन किन जज्बात का कारजार गर्म है। थक कर मैं बेचैनी से पहलू बदलने लगी तो वो ग्लास रखकर उठकर जैसे अचानक किसी फैसले पर पहुंच गया हो, गैर मुतवाजन कदमों से दरवाजे तक जाकर उसने कुंडी चढ़ा ली। मेरी धड़कनें यकलख्त तेज हो गईं और कनपटियों में जैसे धमाके से होने लगे। वो वापस आकर मेरी कुर्सी के उकब में खड़ा हो गया और अचानक उसने दोनों हाथ मजबूती से मेरे कंधों पर रख दिए। अजीजा, उसने मेरे कान के करीब सरगोशी की। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी और आवाज की तह में कोई दरिंदा बोल रहा था। अचानक ही उसमें कोई तब्दीली आ गई थी। ये बैठे बैठे तुम्हें क्या हो गया है? मैंने सख्त लहजे में कहा और उसके हाथ कंधों से हटाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। तुमने मुझे पागल कर दिया है अजीजा, अब मुझे ना तरसाओ। एक लम्हे के अंदर अंदर न जाने किस तरह उसने मुझे उठाया और दीवान पर ले जाकर पटक दिया और फिर वो उकाब की तरह मुझ पर झपट पड़ा। शौकत, मैं बिलबिला उठी, मुझे माफ कर दो। मुझ में अब किसी की हविस का निशाना बनने की सकत बिल्कुल नहीं। शौकत, शौकत। फिर मेरी आवाज जैसे घुट कर रह गई। उसके मुंह से उठते हुए शराब के भभके मेरे हवास को मख्तल किए जा रहे थे। मैंने बहुत मज़ाहमत की कोशिश की, उसकी दस्त दराजियों का सैलाब रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। दफतन मेरे घुटने किसी तरह उसके पेट से टकराए और वो दीवान से जा टकराया और वो दीवान से नीचे गिर पड़ा। मैं उठी तो मेरी पुश्त दीवार से जा टकराई और कोई भारी सी चीज दीवार से अलहदा होकर मेरे कंधे से टकराती हुई पैरों के करीब आ गिरी। मैंने लपक कर उसे उठा लिया। ये शौकत की राइफल थी। मैंने राइफल सीधी की ही थी कि शौकत दीवार पर चढ़कर दीवाना वार मुझ पर झपट पड़ा। एक झटके से लबलबी दब गई। दिल दहलाने वाले धमाके के साथ मुझे जबरदस्त धचका लगा और मैं दीवार के साथ टकरा कर दीवान पर दोबारा से गिर गई। मेरा कंधा गोया जिस्म से अलहदा हो गया था। मैं यही समझी कि गोली मुझे लग गई है, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी आंखों के सामने से अंधेरा छट गया जब मैंने देखा कि शौकत फर्श पर चारों शाने चित पड़ा था और उसकी आधी खोपड़ी, एक आंख और नाक का कुछ हिस्सा गायब था। भल भल बहते खून और भयानक जख्म के साथ उसका अधूरा चेहरा निहायत खौफनाक महसूस हो रहा था। राइफल अब भी मेरे हाथ में थी और मुझ में गोया उठने की सकत ही न थी। फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया, एकदम से ही मैं किसी डरावने ख्वाब से जाग उठी और उठकर दरवाजे की तरफ भागी। कुंडी खोलकर मैंने सहन में कदम रखा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे रुक जाना पड़ा। नजरू मेरा रास्ता रोके खड़ा था। उसके चेहरे की मासूमियत कहीं गायब हो चुकी थी और वो होंठ भींचे अपनी चुंदी चुंदी आंखों से मुझे घूरता चला जा रहा था। एक लम्हे के लिए तो हम आंखों में आंखें डाले साकित खड़े एक दूसरे को तकते रहे। फिर वो मुझ पर झपटा। दफतन मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और नजरू की असल शक्ल गोया मेरे सामने से गायब हो गई। वो मुझे दूसरा शौकत नजर आ रहा था। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि राइफल अभी भी मेरे हाथों में है। मेरे बाजू पूरी कुव्वत से घूमे और राइफल का कुंदा नजरू की कनपट्टी और रुखसार पर जा पड़ा। वो एक हाथ कनपट्टी पर रख कर बुरी तरह लड़खड़ाया। अब मुझ में अपने दिफा की हिस्स और एतमाद बहाल हो चुका था। अब तक मैंने गैर इरादी से अंदाज में हाथ पांव चलाए थे। अब मैंने बाकायदा होशो हवास से काम लेते हुए राइफल को नाल की तरफ से मजबूती से पकड़ा और उसके कुंदे से कुल्हाड़ी की तरह नजरू के सर पर पै दर पै वार करना शुरू कर दिए। इस मर्तबा उसके हलक से घुटी घुटी कराह सी निकल गई। सर थामने के लिए उसने दोनों हाथ उठाए, लेकिन ये हाथ सर तक बिल्कुल ना पहुंच सके और वो लड़खड़ा कर चित हो गया। खून की एक लकीर उसके बालों की जड़ों से होती हुई कान की लौ तक बहकर
चली आई थी। मैंने राइफल वहीं फेंकी और उसका बेहिस्सो हरकत जिस्म फलांग कर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। मकान से काफी दूर निकल आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इर्द गिर्द तो दूर तक सन्नाटा तारी था। मैं चाहती तो मकान में ही रह सकती थी और दिन निकलने के बाद कहीं का रुख कर सकती थी, लेकिन फिर मुझे शौकत की लाश का ख्याल आया। अधूरे और भयानक चेहरे वाली उस लाश की मौजूदगी में मुझे इस मकान में रात गुजारने का तसव्वुर भी तकरीबन नामुमकिन महसूस हो रहा था। और फिर नज़रू के बारे में मुझे सही तौर पर मालूम नहीं था कि वो मर गया या सिर्फ बेहोश था। रात को या सुबह ही सुबह अगर कोई मकान की तरफ आ निकलता तो मेरे लिए कोई राह फरार न बचती। इसलिए मैंने मकान की तरफ वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया और सीधी सीधी चलती रही। कुछ देर बाद मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। इतना तो मुझे अंदाजा था कि शौकत के साथ मैं किस सिमत से आई थी। मैंने उससे मुखालिफ सिमत में चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अपने उकब में घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी। फौरी तौर पर मैं सहम कर पीछे मुड़कर देखे बगैर सड़क से कच्चे में उतरकर नशेब में भागने ही वाली थी कि गैर इरादी तौर पर मुड़कर देख लिया। धुंधली चांदनी में मैंने देखा कि एक घोड़ा हल्की चाल से इसी तरफ को आ रहा है। गोया उसके कोचवान को कोई खास उजलत भी न थी। ये देखकर मुझे ढारस सी मिली कि गाड़ी पर कोचवान अकेला ही था। मैंने भागने का इरादा मुलतवी किया और अपने आप को हत्तुल इम्कान पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश करते हुए सड़क के किनारे किनारे को चलने लगी। घोड़ा गाड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी थी और वहीं पर मैं रुक गई। फिर मैंने उसकी तरफ मुड़कर गौर से देखा। कोचवान एक दुबला पतला उधेड़ उमर आदमी था। मामूली तहबंद और कुर्ते में मलबूस था। सर पर मुख्तसर सी पगड़ी रखी थी। उसकी मूछें सफ़ेदी माइल और रंगत गहरी सांवली थी। करीब पहुंचते ही उसने घोड़ा गाड़ी की रफ्तार कुछ और कम कर दी और तख्ते पर खड़े खड़े शक आलूद सी नजरों से मेरी तरफ घूरने लगा। कहाँ जा रहे हो चाचा? मैंने जी कड़ा करके हत्तुल इम्कान सरसरी लहजे में पूछा। रहीमाबाद। क्यों? कोचवान ने घोड़े की लगामें खींचकर मुझसे भी सवाल किया। वहाँ रेलवे स्टेशन है? मैंने उससे सवाल किया और फौरन ही मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ कि ये सवाल मुझे इस इलाके में कतई तौर पर अजनबी साबित कर रहा था। मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अब तो अल्फाज मुंह से निकल चुके। हाँ है तो सही, गाड़ी वाले ने उलझन ज़दा लहजे में जवाब दिया। लेकिन मैं स्टेशन नहीं गल्ला मंडी जाता हूँ। दोनों के दरमियान काफी फासला है। अगर तुम मुझे स्टेशन छोड़ दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी चाचा, मैंने इल्तिजाइया लहजे में कहा। उसने एक लम्हे के लिए रुक कर कुछ सोचा, फिर सर के इशारे से गाड़ी पर चढ़ने की इजाज़त भी दे दी। मैं गाड़ी पर चढ़कर बोरियों के करीब सुकड़ सिमट कर बैठ गई थी। गाड़ी एक बार फिर रवाना थी। रात के सन्नाटे में सिर्फ घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंज रही थी। घर से भाग कर आई हो क्या? चंद लम्हे बाद गाड़ी वाले ने मुड़कर मेरी तरफ देखे बगैर इंतहाई संजीदगी से सवाल किया। उसने कुछ यूं अचानक से सवाल किया था कि मैं उछल पड़ी। नहीं तो, मैंने जल्दी से जवाब दिया। मैं दरअसल एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ और भटक कर इस इलाके की तरफ आ निकली। मेरी कहानी बहुत लंबी है चाचा, कहाँ तक सुनोगे? अगर तुम मुसीबत ज़दा हो तो मेरे साथ चलो। मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरी जनानी भी दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो बज़ाहिर बहुत कमज़ोर सा आदमी था, लेकिन उसकी आवाज़ खासी रोबदार थी। नहीं, इस्तरारी तौर पर मैं तकरीबन चिल्ला उठी और जब गाड़ी वाले ने मुड़कर अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा तो मैंने कदरे खिफ़त से नज़रें झुकाते हुए कहा, मैं किसी के घर नहीं जा सकती। मैं अब बस अपने घर जाना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने घर। तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी, उसने लापरवाही से कहा और घोड़े को टहूका देकर उसकी रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज़ कर दी। धुंधली चांदनी में वीरान रास्ते पर सफ़र जारी था। इसी दौरान सड़क से काफ़ी हटकर खेतों में घिरे हुए दो एक आदमी भी नजर आए। गाड़ी वाला अब गोया मेरे वजूद से बिल्कुल बेखबर लगामें ढीली छोड़े एक बोरी से टेक लगाए बैठा था। कुछ देर बाद उसने बाआवाज़े बुलंद पूर्वी जबान में रुखसती का एक गीत गाना शुरू कर दिया। एक आध बोल का तो मुझे समझ आता था, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, और एक आध बोल गा कर ही गालिबन अपनी आवाज़ के बेसुरेपन या शायद गीत की नामौजूनियत को महसूस करते हुए वो अचानक से चुप हो गया। सफ़र तकरीबन 1 घंटा जारी रहा होगा और 7-8 मील का फासला तय हो चुका जब हम एक आबादी में दाखिल हुए। ये एक
अच्छा खासा शहर था। मकानात पुख्ता और सड़कें चौड़ी बनी थी। यहाँ भी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रात खासी बीत चुकी थी। मैंने झिझकते हुए गाड़ी वाले से पूछा, गल्ला मंडी तो इस वक्त बंद हो चुकी होगी, तुम किसके पास ले जाओगे ये गल्ला? मेरा दरअसल काम यही है। मैं तो हमेशा सुबह से एक गाड़ी से गल्ला ढोता हूँ और दूसरी में पहुँचाता हूँ। ये मेरा आखिरी फेरा था। मैं यहीं रहीमाबाद का रहने वाला हूँ। उसने भी मेरी तरफ देखे बगैर पूरी तफसील बयान की। कुछ देर बाद उसने एक पीली सी छज्जेदार इमारत के सामने जाकर गाड़ी रोक दी और नाक की सीध में देखते हुए बोला, लो स्टेशन तो आ गया। एक बार फिर मुझ पर सख्त घबराहट तारी होने लगी और इसी घबराहट में मैं उसका शुक्रिया अदा करना भी भूल गई थी। गाड़ी से उतरकर मैं छज्जे के नीचे से गुजरकर गेट की तरफ बढ़ी। 3-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैंने मुड़कर देखा। गाड़ी वाला गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे मुड़ते देखकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसे घुमाकर बेनियाजी से वापस चल दिया। गेट पर कोई नहीं था। गेट से जरा पहले बाएं हाथ पर टिकट की खिड़की थी। उसके उकब में एक टिकट क्लर्क कुर्सी पर नीम दराज स्टूल पर पांव रखे कोई किताब पढ़ रहा था। आगे बढ़कर मैंने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। दाएं तरफ टीन का बहुत बड़ा शेड था, जिसके नीचे बेंच पर चंद अफराद सुकड़े सिमटे पड़े सो रहे थे या नीम गुनूदगी में किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। बाएं तरफ प्लेटफॉर्म का तवील हिस्सा वीरान पड़ा था। काफी दूर एक ठेला खड़ा नजर आ रहा था, जिस पर लैंप रोशन था। सामने एक ट्रेन खड़ी थी, जिसका बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। चंद एक खिड़कियों में धुंधली धुंधली सी रोशनी नजर आती थी। इन डब्बों में मुसाफिर लकड़ी के तख्तों वाली सीटों या फर्श पर बिस्तर बिछाए सो रहे थे। एक खिड़की में एक औरत अपने बच्चे को खिड़की से लटकाए पेशाब करवाने की कोशिश करती थी। गाड़ी की परली तरफ दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। माहौल पर इस कदर सकूत तारी था कि बेख्तियार जी चाहने लगा कि कोई चीज हरकत करे, कोई आवाज पैदा हो। ट्रेन भी यूं साकित और खामोश खड़ी थी, गोया उसने बरसों से अपनी जगह से हरकत ना की हो। कई डब्बों के करीब से गुजरते हुए मैं छोटे से डब्बे के एक दरवाजे पर पहुंची, जो खुला पड़ा था और अंदर 2 लंबी और निहायत आरामदेह नशिस्तें नजर आती थी। बिला सोचे समझे मैंने उस मुख्तसर से डब्बे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी चढ़ा ली। काफी देर तक तो मैं निचली नशिस्त पर अकड़ी सी बैठी रही और मुझे यही डर था कि अभी कोई दरमियानी दरवाजे से आएगा और मुझे कलाई से पकड़कर उतार कर ले जाएगा। मुझसे उल्टे सीधे बेशुमार सवालात करेगा। जब मैं कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाऊंगी तो मुझे पुलिस वालों के हवाले कर दिया जाएगा, जो मुझे न जाने कहाँ ले जाएंगे। शायद वैसे ही किसी कैद खाने में जहां से मैं फरार होकर निकली थी। लेकिन देर तक ना तो दरमियानी दरवाजे से कोई निकल कर आया और ना ही बैरूनी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरे जिस्म का तनाव तो कुछ कम हो गया था, लेकिन उलझन शायद बढ़ गई थी कि आखिर मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ और ये ट्रेन कभी चलेगी भी या नहीं। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि जहन के किसी अंधेरे गोशे में ये ख्वाहिश जागजी है कि मैं उस इलाके से बहुत दूर कहीं निकल जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां कोई ये ना जान सके कि मैं नवाब शराफत अली की कैद से रिहा होकर भागी हूं या फिर शिकारी शौकत और उसका मुलाजिम मेरे हाथों कत्ल हुए थे। बैठे बैठे जब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं उतरने का इरादा कर ही रही थी कि सीटी की आवाज़ ने मुझे अचानक से चौंका दिया। मैं तजब्जुब के आलम में दोबारा सीट पर बैठ गई। सीटी के जवाब में इंजन ने विसल दी। सीटी एक बार फिर बजी और थोड़े से वक्फे से इंजन की विसल भी दोबारा गूंजी और बिलाखिर ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो मुझे कदरे इत्मीनान सा महसूस होने लगा। मुझे इस बात से गर्ज न थी कि ये इत्मीनान देर पा साबित होगा या नहीं। अब खिड़कियों से तेज हवा अंदर आने लगी थी। मैंने उनके तख्ते गिराए और नशिस्त पर नीम दराज होकर बैठ गई। मैं कुछ सोचना चाहती थी, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि मुझ में सोचने समझने की सलाहियत बाकी नहीं रही। खोपड़ी में दिमाग की जगह महज एक खला बन गया हो, हवास जैसे शल होकर रह गए हों। ऐन उस वक्त जबकि मेरे हवास पर जमी हुई बर्फ धीरे धीरे कुछ पिघलने लगी थी, मेरे सामने बाथरूम का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और दूसरे ही लम्हे मेरी चीख निकल गई जब मैंने एक नौजवान को अपने सामने खड़ा पाया। उसने होंठों पर उंगली रखकर इस्तराब वाले लहजे में कहा, चीखो पुकार मचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वरना दोनों ही मारे जाएंगे।
میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے میں سنبھل کر نشست پر سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ کثرتی جسم اور لمبے قد کا ایک وجیح نوجوان تھا۔ بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے لمبے گھنگریالے بال، باریک ترشی ہوئی مونچھیں، گہری بادامی آنکھیں جن کی گہرائی میں اس وقت بھی مسکراہٹ مچلتی تھی۔ اس کی رنگت سرخی مائل تھی، رخساروں پر بڑھے ہوئے شیو کی نیلاہٹ نمایاں تھی۔ وہ سفید کرتے پاجامے پر واسکٹ نما سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا جس کے بٹن اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ پیروں میں موکیشن شوز تھے۔ اس کے لباس پر کئی جگہ مٹی کے دھبے میں دیکھ سکتی تھی۔ دفعتاً اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کی پشت پر بہت ساری خراشیں تھیں۔ بہرحال اس ایک آدھ مشکوک سی نشانی سے قطع نظر کسی بھی اعتبار سے کوئی چور اچکا یا ڈاکو نظر نہیں آتا تھا۔ میری کچھ زیادہ ہی ہمت بندھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت مجھے اپنے آپ کو بہت پر اعتماد ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ہی مارے جائیں گے سے تمہاری کیا مراد ہے جناب؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ مجھے کیوں اپنے ساتھ شامل کر لیا تم نے؟ اور کیسے شامل کیا؟ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ تم بھی میری طرح جان بچا کر بھاگتی نظر آتی ہو۔ اس نے سر تاپا میرا جائزہ لے لیا اور آگے بڑھ کر نشست کے ایک کونے پر ٹک گیا۔ میں اپنی جگہ کچھ اور سکڑ سمٹ کر بیٹھی، حالانکہ اس کے اور میرے درمیان ابھی بھی کافی فاصلہ تھا، لیکن تم شکل سے انتہائی ہونک نظر آتی ہو۔ بدحواسی تمہارے روئیں روئیں سے ٹپکتی ہے۔ اس طرح تم جلدی پکڑی جاؤ گی، اور اگر میرا ساتھ دو گی تو خود بھی بچ جاؤ گی اور مجھے بھی فائدہ ملے گا۔ فوری طور پر میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ بڑے اطمینان سے نشست سے ٹیک لگا کر اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا جائزہ لیا۔ میرا ظاہری حلیہ زیادہ برا نہ تھا، اس میں صرف دو نقص تھے۔ ایک تو اس وقت میرے پاؤں میں صرف ایک چپل تھی اور پاؤں بری طرح سے گرد آلود تھے، دوسرے میرے سر پر دوپٹہ نہ تھا۔ حالانکہ باقی لباس کی مناسبت سے میں ایک گھریلو لڑکی صاف نظر آ سکتی تھی۔ تم خواہ اپنے ساتھ مجھے لپیٹے چلے جا رہے ہو، میں نے مصنوعی خفگی ظاہر کرنے کی کوشش کرنے کے لہجے میں بولا۔ میں بھلا کیوں پکڑی جاؤں گی؟ کون پکڑے گا مجھے؟ میں تو ایک کام کے سلسلے میں جا رہی تھی۔ کہاں؟ اس نے فوراً میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا اور میں یقیناً گڑبڑا گئی تھی۔ یہ تو واقعی مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی تھی یا کہاں جانا چاہتی تھی۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دوبارہ ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے بولا، ضروری نہیں کہ خوبصورت لوگ جھوٹ بھی خوبصورت طریقے سے بول سکیں۔ خیر، مجھے اس سے کیا، میں تمہیں سچ بولنے پر مجبور نہیں کروں گا، بس تمہیں اتنی تکلیف ضرور دوں گا کہ چند گھنٹوں کے لیے مجھے اپنا ہمسفر سمجھ کر برداشت کر لو۔ مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جہاں تمہارا جی چاہے اتر جانا، اور جہاں میں مناسب سمجھوں گا وہیں پر اتر جاؤں گا۔ ایک لمحے کے بعد مجھے اس پر یقین آ گیا۔ اس کے لہجے میں اتنی سنجیدگی اود آئی تھی کہ مجھے حیرت ہونے لگی تھی۔ کئی لمحے تک کونے میں ہم دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ انجن کی چھک چھک اور پٹری پر پہیوں کی گڑگڑاہٹ کے باوجود مجھے اپنے ارد گرد گہرا سکوت محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نوجوان یکلخت یوں لا تعلق ہو کر اپنے خیالات میں کھو گیا جیسے میری موجودگی سے بالکل بے خبر ہو۔ اس کے اس انداز سے مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور اس کا ساتھ میرے لیے سودمند ثابت ہو سکتا ہے۔ صورتحال پر غور کرتے ہوئے مجھے یہ اندازہ بھی ہو چلا تھا کہ اپنے طور پر شاید مجھ میں چند قدم چلنے کی صلاحیت بھی موجود نہیں تھی۔ دنیا میرے لیے ایک شکارگاہ کی طرح بن چکی تھی جس میں قدم قدم پر پھندے لگے نظر آتے تھے۔ مجھے کسی کے مضبوط لیکن مخلص سہارے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کوئی ایسا شخص جو آگے چل کر شوکت ثابت نہ ہو۔ تاہم اس اجنبی کے سامنے حقیقت کو تسلیم کرنے سے پہلے میں نے اسے کریدنا بہتر سمجھا۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ اس وقت میری عقل اور ہوش و حواس میرا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ تم کس سے جان بچا کر بھاگ رہے ہو؟ بالآخر میں نے جھجکتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ تو تم نے مجھ پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا نا آخر؟ وہ مسکرایا اور میری طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں نے تو تم سے صرف ایک سوال کیا ہے، جس طرح تم مجھ سے سوال کرتے تھے، پولیس سے۔ اس نے نہایت سادگی سے جواب دیا۔ یہ تو تھا تمہارے سوال کا جواب، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے پولیس سے اتنا خوف نہیں۔ میرا اصل دشمن کوئی اور ہے جو پولیس سے بھی زیادہ طاقتور، بے رحم، خوفناک اور مکروہ انسان ہے۔
وہ کون ہے؟ میں اپنے لہجے کی دلچسپی اس سے چھپا نہ سکی۔ اس نے ایک بار پھر میرا سر تا پا جائزہ لیا، پھر خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑایا، میرا خیال ہے تمہیں بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کروں گا میں۔ پھر قدرے بلند آواز سے کہنے لگا، نواب شرافت علی۔ مجھے یکلخت دھچکا سا لگا، شاید میرے چہرے پر ایسا تغیر آیا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پھر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا اور بظاہر سپاٹ سے لہجے میں بولا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ لیکن اس کے لہجے کے عقب میں ہزاروں شکوک کے سائے رینگتے میں محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، میرے حلق سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، میری بربادیوں کا ذمہ دار بھی تو وہی شخص ہے۔ اب میرے لیے مزید مصلحت کوشی سے کام لینا ممکن نہ رہا تھا۔ الفاظ خود بخود میرے ہونٹوں سے پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے میرے باپ کو قتل کروایا، مجھے بے آبرو کیا، گھر سے بے گھر کیا۔ میرے باغیانہ رویے کی وجہ سے 2 سال تک مجھے اپنے ذاتی قید خانے میں قید رکھا۔ گزشتہ رات ہی میں وہاں سے فرار ہو کر نکلی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ یکلخت سپاٹ سا نظر آنے لگا تھا، لیکن آنکھوں میں شعلے سے جلتے بجھتے میں دیکھ سکتی تھی، جیسے کہیں دور افتادہ کھنڈر میں کوئی آگ لگی ہو۔ ہماری کہانی تو بالکل ایک جیسی ہے نا؟ بالآخر اس کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی، شاید منزل بھی ایک ہی ہو۔ کیا ہے تمہاری کہانی؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا، اور فوراً ہی مجھے احساس ہوا کہ میری آواز بھرانے لگی تھی۔ کہانی تو بہت طویل ہے، وہ گویا کسی خواب سے جاگتے ہوئے بولا، مختصراً بتاتا ہوں۔ نواب شرافت علی کی زمینوں سے ملحق ہماری بھی تھوڑی سی زمین تھی، جسے میرے والد صاحب نے سنبھالا ہوا تھا۔ میں کلکتہ کالج میں پڑھتا تھا۔ آخری سال میں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور ہم چند لڑکے اپنی ایک تنظیم بنا کر ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کرنے والوں کا ساتھ دینے لگے تھے۔ تعلیم ختم کر کے میں گاؤں آیا تو وہاں بھی ہم نے کام جاری رکھا۔ نواب شرافت علی سے ہم ملے بھی، اس کا تعاون طلب کیا۔ اس نے ہمیں بڑی صفائی سے ٹال دیا، لیکن اس کے بعد سے ہمارے اور اس کے مزاروں کے درمیان چھوٹے بڑے جھگڑے بڑھنے لگے۔ پھر دونوں طرف کے چند آدمی بھی مارے گئے۔ مقدمے بازی کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ نواب انگریزوں کا کتنا بڑا پٹھو ہے۔ پھر میں نے اپنے نوجوانوں کی تنظیم کو اس نہج پر ڈال دیا کہ تحریک آزادی سے پہلے دراصل انگریزوں کے پٹھوؤں کی سرکوبی بہت ضروری ہے۔ ہماری تنظیم صحیح معنوں میں کوئی سیاسی تنظیم بالکل نہ تھی، بس چند جوشیلے نوجوانوں کا ایک گروہ تھا۔ چالاکی، سازشیں اور ٹھنڈے دماغ سے چالیں چلنا ہمیں آتا ہی نہ تھا۔ نواب شرافت علی کی طاقت کا بھی ہمیں کچھ اندازہ نہ تھا۔ اپنی دانست میں بڑے سنسنی خیز اور مہم پسندانہ انداز میں ہم نے نواب سے تصادم بھی مول لیا۔ کچھ عرصے بعد میرے دوست بکھر گئے، کچھ نے نوکریاں کر لیں، کچھ کی شادی ہو گئی، اور کچھ اور طرح کی عملی زندگی میں پھنسا گئے، اور رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے بے خبر ہوئے۔ نواب کی آنکھوں میں کھٹکنے کے لیے صرف میں ہی باقی رہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ میں کسی کام سے دلی گیا ہوا تھا، واپس آیا تو میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ مزاروں کے درمیان جھگڑا ایک مرتبہ پھر ہوا تھا، اور اس مرتبہ نواب کے آدمیوں نے میرے والد کا سینہ چھلنی کر کے رکھ دیا تھا، حالانکہ وہ جائے تنازع پہ موجود بھی نہ تھے۔ انہیں وہاں سے کافی فاصلے پر ایک دوسرے کھیت میں جا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مقدمہ چلتا رہا، اور اس مقدمے میں ہماری مختصر سی زمین کا نصف سے زیادہ حصہ بک گیا، اور نتیجہ کیا رہا؟ میں نواب کو عدالت میں بلوا تک نہ سکا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق یہ مزاروں کا باہمی تنازع تھا، جس کی لپیٹ میں میرے والد صاحب آ گئے تھے۔ نواب کے مزاروں میں سے 55-60 سال کے ایک آدمی نے قتل کا اعتراف کر لیا، اسے عمر قید کی سزا دے دی گئی، اور دوسرے مزاروں کو چند سال کی۔ مجھے معلوم تھا کہ اصل مجرم نواب شرافت علی صاحب تھے، لیکن میں یہ ثابت کر ہی نہ سکا۔ وہ تو اپنی جگہ بیٹھا صرف مہرے ہلاتا جا رہا تھا۔ میں دنیا میں بے آسرا رہ گیا تھا۔ باپ کے بعد دنیا میں جیسے کوئی میرا باقی نہ رہا۔ ماں تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ چند ایک عزیز و اقارب بچے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ نواب سے میری دشمنی چلتی ہے تو انہوں نے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ میں زمین کے معاملات میں بالکل اناڑی تھا۔ بچی کچی زمین میں نے مزاروں ہی کے سپرد کر دی، اور ان سے ملنے والے حصے پر گزر اوقات شروع کرنے لگا، لیکن رہتا میں اپنے آبائی مکان میں ہی تھا۔ دن رات
वहीं पर पड़ा नवाब से इंतकाम लेने के अफसानवी तरीके सोचता रहता, लेकिन हकीकत ये थी कि दिल ही दिल में उस शख्स से मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस होने लगा था। अभी मैं किसी वाज़ेह फैसले पर भी न पहुंचा था कि नवाब के महल में एक अहम वाकया रूनुमा हुआ। नाश्ते की मेज पर उसके एक बेटे ने उस पर गोली चला दी। पहली गोली पीछे खड़े हुए एक मसाहिब को लगी, दूसरी नवाब साहब को। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मसाहिब तो मर गया, नवाब बच गया। सुनने में आया था कि लड़के ने जायदाद के किसी झगड़े पर बाप पर गोली चलाई थी। ये भी सुनने में आया कि असल वजह ये थी कि नवाब ने बेटे की बीवी पर हाथ डाला था, यानी बहू को भी ना बख्शा था। झगड़े की वजह बहरहाल कुछ भी हो, हुआ ये कि पुलिस 2 दिन तक सिर्फ अस्पताल के चक्कर लगाती रही। उसे महल की तरफ से और अफसराने बाला की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाने की इजाजत ही न मिल सकी। होश में आते ही नवाब ने खानदान के चंद अफराद का इजलास तलब कर लिया। बाप, बेटे और बेगमात के दरमियान सुलह सफाई करवा दी गई। वाक़े के चंद चशमदीद गवाहों को बुलवाकर हिदायत दे दी गई कि उन्हें दर हकीकत क्या बयानात देने हैं, और सारा मलबा मुझ पर डाल देने का निहायत पक्का बंदोबस्त भी कर लिया गया था। नवाब ने एक लंबा चौड़ा बयान कलमबंद करवाया, जिसमें गुज़िश्ता वाक़यात और दलाइल से साबित कर दिया गया कि मैं कितने अरसे से उसके खून का प्यासा चला आता हूँ, और वक़ूए के रोज़ मैं अपने चंद साथियों के साथ महल में किस तरह घुस आया था, कातिलाना हमला मैंने ही करवाया था, वगैरह वगैरह। नवाब शराफत अली का खास महल हमारे घर से तकरीबन 2 मील के फासले पर बना है। महल से मेरे एक पुराने हमदर्द ने बरवक्त मुझे इत्तला दे दी कि क्या ड्रामा तैयार हो चुका है और किन तैयारियों के साथ पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए निकल खड़ी हुई है। मुझे यकीन न आता था कि इस धरती पर इतना ज्यादा अंधेर भी बर्पा हो सकता है, इसलिए मैं घर पर ही मौजूद रहा। अलबत्ता दिल को एक खटका सा लग गया था। कुछ नकदी वगैरह समेट कर गुमगू के आलम में बैठा सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए। खिड़की के रास्ते मैंने देखा एक गाड़ी घर के सामने आकर रुक गई है। गाड़ी से बज़ाहिर कई शुरफा उतरते नजर आ रहे थे, लेकिन मैं समझ गया कि सादा लिबास में ये पुलिस वाले ही हैं। वो उस वक्त मकान को घेरे में ले रहे थे जिस वक्त मैं छतों से फनांगता हुआ वहां से भाग निकला। उस इलाके को शायद ही कोई मुझसे बेहतर जानता हो। मैंने सीधा रेलवे स्टेशन का रुख किया। मुझे मालूम था कि इस वक्त एक पैसेंजर ट्रेन इधर से गुजरती है। खुशकिस्मती से मैं ऐन उस वक्त स्टेशन पर आ पहुंचा जब ये वहां से चल पड़ी थी, लेकिन फिर रहीमाबाद आकर ये ऐसी रुकी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे अंदेशा महसूस होने लगा कि अगर पुलिस का जहन इस तरफ को चला गया कि मैंने ये ट्रेन पकड़ी है तो इतनी देर में तो वो रहीमाबाद भी आ पहुंचेंगे। बहरहाल मैं खिड़की से मुस्तकिल बाहर झांक कर देखता रहा। फिर मैंने तुम्हें इस डब्बे की तरफ आते देखा तो उठकर बाथरूम में घुस गया। ये है मेरी कुल कहानी।